नमस्कार, इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड और मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। मॉस्को के ऐतिहासिक क्रेमलिन से लेकर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस तक और नाटो के ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर से लेकर डगमगाते कीव की तंग गलियों तक इस वक्त जियोपॉलिटिक्स की प्लेटों में ऐसा महाभूकंप आया है जिसने पश्चिमी साम्राज्य के 50 साल पुराने घमंड को चूर-चूर कर दिया। रूस की संघीय संसद स्टेट ड्यूमा के 8वें कार्यकाल के सांसदों को संबोधित करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने फौलादी स्वर में ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन में जारी रूसी सैन्य अभियान यानी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अपने हर एक तय लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेगा। पुतिन के इस ऐतिहासिक भाषण ने न केवल रूसी जनता में देशभक्ति का नया ज्वार भर दिया है बल्कि पेंटागन से लेकर नाटो के जनरलों तक की नींद हराम कर दी है। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा है कि इतिहास गवाह है, जब जब रूस की संप्रभुता और वजूद पर कोई बाहरी खतरा आया है तब तब 14 करोड़ रूसी नागरिक एक फौलादी दीवार बनकर खड़े हुए और आज भी वही ऐतिहासिक भावना पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही कहा। और जरा सोचिए दर्शकों, एक तरफ मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन स्टेट डूमा के मंच से गरज रहे थे तो दूसरी तरफ यूक्रेन का अभिनेता से नेता बना जोकर यानी व्लादिमीर जेलेंस्की एक बार फिर कटोरा लेकर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस के चक्कर काट रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होकर जेलेंस्की जिस तरह से अपनी ही पश्चिमी आकाओं पर गिड़गिड़ा रहा था, उसने पूरी दुनिया के सामने पश्चिमी गुट की भयंकर लाचारी और नैतिक दिवालियापन को बेनकाब कर दिया है। ट्रंप जो खुद को बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ कहते थे, आज जेलेंस्की के बेतुके आरोपों और अपनी ही गिरती हुई साख को बचाने में लगे हैं। व्हाइट हाउस के गलियारों में अब एक फुसफुसाहट गूंज रही है। अब इस हारे हुए युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका और नाटो के पास अब गरिमा के साथ मैदान छोड़ने का कोई रास्ता बचा है? आइए देखते हैं इस महासंग्राम की पूरी विस्तृत जानकारी। मॉस्को में सोमवार का दिन केवल एक संसदीय संबोधन का दिन नहीं था बल्कि वो 21वीं सदी के उस नए अध्याय का नगाड़ा था जहां पश्चिमी दादागिरी का अंत हो रहा है। रूस की स्टेट ड्यूमा के 8वें कार्यकाल को सांसदों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब मंच पर पहुंचे तो पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट और जय रूस के नारों से गूंज उठा। पुतिन ने सांसदों की ओर देखते हुए कहा, हम अपने सभी लक्ष्य हासिल करेंगे और मिलकर जीत के लिए, रूस के लिए, अपनी मातृभूमि की हर सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पुतिन के इस एक वाक्य ने वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स में बैठे उन तमाम नीति निर्माताओं के मुगालते को पूरी तरह तोड़ दिया है जो सोच रहे थे कि आर्थिक प्रतिबंधों और नाटो के हथियारों के दम पर वो रूस को थका देंगे या घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। इस भाषण में पुतिन की आंखों और उनके शब्द एक ऐसे राष्ट्रनायक की कहानी बयां कर रहे थे नंदिनी, जो अपने जमीन और अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। पुतिन ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि रूस की सुरक्षा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इतिहास में जब जब पश्चिमी हमलावरों ने मॉस्को की तरफ आंख उठाकर देखा है, चाहे वो नेपोलियन हो या हिटलर, उन्हें रूस के बर्फीले मैदानों में अपनी कब्र खुदवानी पड़ी है। आज 2026 में नाटो के सदस्य देश भी उसी ऐतिहासिक गलती को दोहरा रहे हैं, लेकिन रूस की रेड आर्मी और उसकी संप्रभु संस्थाएं संविधान के फौलादी आधार पर खड़ी हैं। ये दुनिया की कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। बिल्कुल, राष्ट्रपति पुतिन ने अपने भाषण में स्वीकार किया कि पिछले 5 साल रूस और उनकी जनता के लिए बेहद कठिन, चुनौतीपूर्ण और निर्णायक रहे हैं। ये वो दौर था जब पश्चिम में अपनी पूरी ताकत लगाकर रूस की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने का षड्यंत्र रचा था। 2022 के बाद से अमेरिका और उसके यूरोपीय पिट्ठुओं ने रूस के खिलाफ रिकॉर्ड 18,000 से ज्यादा अवैध और एक तरफा प्रतिबंध थोपे। पश्चिमी मीडिया ढिंढोरा पीट रहा था कि रूसी रूबल कागज का टुकड़ा बन जाएगा, रूस की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी और रूस की जनता सड़कों पर उतर आएगी। लेकिन हकीकत क्या निकला? हकीकत यह निकली कि पश्चिम का हर एक वार उन्हीं के मुंह पर उल्टा आ पड़ा। प्रतिबंधों की इस आग में झुलसने के बजाय रूस की अर्थव्यवस्था स्वदेशी विनिर्माण, कृषि और
पूर्व के देशों के साथ व्यापार के दम पर और अधिक मजबूत होकर उभरी। आज जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे नाटो देश भयंकर मंदी, ऊर्जा संकट और महंगाई की मार झेल रहे हैं, जबकि रूस की जीडीपी ग्रोथ रेट पश्चिमी देशों से कहीं ज्यादा तेज है। पुतिन ने स्टेट डूमा के सांसदों का धन्यवाद करते हुए सही कहा कि इस कठिन दौर में संसद, सरकार और आम जनता ने एकजुट होकर जिस राष्ट्रीय हित और संप्रभुता की रक्षा की है, उसने साबित कर दिया है कि रूस को आर्थिक या सैन्य रूप से अलग थलग करना पश्चिम की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। पुतिन ने अपने संबोधन में पश्चिमी देशों के ढोंग और उनके कूटनीतिक पाखंड पर सबसे करारा हमला बोला। उन्होंने उजागर किया कि कैसे अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी संयुक्त राष्ट्र चार्टर का इस्तेमाल केवल अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के लिए करते हैं। जब अमेरिका को इराक, लीबिया या सीरिया पर अवैध बमबारी करनी होती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून याद नहीं आते। जब वो दुनिया भर में तख्ता पलट करवाता है, तब आत्मनिर्भर का सिद्धांत गायब हो जाता है। लेकिन जब बात रूस की सीमाओं पर नाटो के विस्तार को रोकने और डोनबास के रूसी भाषी लोगों के जीवन की रक्षा की आती है तो पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय कानून का राग अलापने लगता है। पुतिन ने बेबाकी से कहा कि पश्चिम केवल अभी तक आत्मनिर्भर के अधिकार की बात करता है, तब जब उसके सामने अपने साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति होती है। लेकिन जब क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क और जापोरोजिया और खेरसान की जनता ने भारी बहुमत से रूस के साथ आने का फैसला किया तो पश्चिम ने उस जनमत संग्रह को खारिज कर दिया। यह पश्चिम के दोहरे चरित्र का नग्न प्रदर्शन है। पुतिन का यह प्रहार केवल नाटो पर नहीं था, बल्कि उस तथाकथित रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर था जिसे अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी कायम रखने के लिए बनाया था और जिसे अब रूस पूरी तरह से ध्वस्त कर चुका है। दोस्तों, 2022 से पश्चिमी देशों की मीडिया, सरकारों और रणनीतिकारों ने पूरे यूरोप में रूसोफोबिया यानी रूस से नफरत का एक भयंकर और जहरीला अभियान चलाया। रूसी संस्कृति, खेल, कला और यहाँ तक कि रूसी नागरिकों को निशाना बनाया गया। लेकिन इस जहरीले प्रचार के बावजूद युद्ध के मैदान में नाटो की क्या हकीकत है? नाटो ने अपने शस्त्रागार से अपने सबसे आधुनिक हथियार, तेंदुआ यानी लेपर्ड टैंक, अब्राम्स टैंक, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और मिसाइलें कीव को सौंप दी। पश्चिमी जनरलों ने दावा किया था कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव रूस की अग्रिम पंक्तियों को चीर देगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? यूक्रेन के रण क्षेत्र में नाटो और अरबों डॉलर के हथियार आज राख और मलबे की तरह ढेर में तब्दील हो चुके हैं। रूसी सेना ने नाटो की हर रणनीति को नाकाम कर दिया है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी युद्ध के मैदान में रूस को हराने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। तो उनकी बौखलाहट देखने लायक थी। पुतिन ने अब बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब पश्चिमी विरोधी युद्ध के मैदान में पराजित हो गए तो उन्होंने सीमावर्ती रूसी शहरों में नागरिकों पर गोलाबारी करने और खुलेआम आतंकवादी तरीके से अपनाने शुरू कर दिए। लेकिन रूस इन कायरतापूर्ण हरकतों से डरने वाला नहीं है। पुतिन का यह आरोप कि यूक्रेन की शासन प्रणाली अब आतंकवादी तरीकों पर उतर आई है 100% खरा सच है। जब आप सीधी लड़ाई में सामने वाले योद्धा का मुकाबला नहीं कर पाते तो आप पीछे से वार करते हैं। कीव की कठपुतली सरकार ने नाटो की खुफिया एजेंसियों के इशारे पर बेलगोरोद, कुर्स्क और अन्य रूसी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण नागरिकों, रिहायशी इमारतों और ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए। इनका उद्देश्य रूसी जनता में खौफ पैदा करना था ताकि वो अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो सके। लेकिन नाटो और क्यू के रणनीतिकार यह भूल गए हैं कि रूसी चरित्र दबाव में बिखरता नहीं बल्कि और अधिक फौलादी हो जाता है। नागरिकों पर हुए इन कायरतापूर्ण आतंकवादी हमलों ने रूसी जनता को पुतिन के नेतृत्व के पीछे और अधिक मजबूती से एकजुट कर दिया। आज रूसी सशस्त्र बल क्यू के इन आतंकी ठिकानों को एक एक करके ढूंढ कर तबाह कर रहे हैं। जिस टेरर स्टेट मॉडल को क्यू ने अपनाया था वही अब उसके अपने पतन का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। बिल्कुल, अब जरा दृश्य बदलिए दर्शकों। एक तरफ मॉस्को में पुतिन का आत्मविश्वासी और शक्तिशाली संबोधन था तो दूसरी तरफ अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में लाचारी और जलालत का नाटक चल रहा था। यूक्रेन का राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फिर से अपनी वही हरी टी शर्ट पहने झुके हुए कंधों के साथ वॉशिंगटन पहुंच चुका है। व्हाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़ते हुए ज़ेलेंस्की का चेहरा साफ
बता रहा था कि उसे भी अब समझ आ चुका है कि उसके पश्चिमी आकाओं ने उसे एक इस्तेमाल करके फेंक देने वाले मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं समझा। जेलेंस्की अमेरिका क्यों पहुंचा है? सिर्फ और सिर्फ और अधिक डॉलर और अधिक हथियार और अधिक मिसाइलों की भीख मांगने के लिए। लेकिन इस बार वॉशिंगटन का माहौल बदला हुआ है। अमेरिका की जनता अपने ही टैक्स के अरबों डॉलर के इस भ्रष्टाचार में डुबोने से तंग आ चुकी है। व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठक से पहले ही यह खबर सामने आ गई है कि अमेरिकी प्रशासन अब इस जंग को और खींचने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जेलेंस्की जो कल तक 1991 की सीमाओं तक वापसी के सपने देख रहे थे नंदनी, आज अपने राजनीतिक और शारीरिक अस्तित्व की भीख मांगने पर मजबूर है। बिल्कुल अभिषेक, व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैठक से ठीक पहले मीडिया के सामने जो बयान दिया, उसने पूरे नाटो गठबंधन के पेट में मरोड़ पैदा कर दी है। अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अब युद्ध खत्म करने का समय आ गया है। जरा इस वाक्य के निहितार्थ को समझिए। ये वाक्य केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि ये इस बात का आधिकारिक स्वीकार रोकती है कि अमेरिका और नाटो रूस के खिलाफ छेड़े गए इस युद्ध में यानी प्रॉक्सी वॉर में पूरी तरह से हार चुके हैं। बिल्कुल नंदनी, जो नाटो 2022 में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि रूस को रणनीतिक रूप से पराजित कर देंगे, आज वही नाटो व्हाइट हाउस के माध्यम से युद्ध विराम की मिन्नतें कर रहा है। नाटो का महाविजय का सपना अब एक बुरे दुस्वप्न में बदल चुका है। नाटो के सदस्य देशों की शस्त्रागार खाली हो चुकी है, उनकी अपनी मिसाइलों का अकाल पड़ चुका है और उनकी अपने नागरिक सड़कों पर उतरकर कीव को दी जाने वाली सहायता को बंद करने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका अब किसी भी तरह का इस दलदल से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। वॉशिंगटन पहुंचते ही अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए जेलेंस्की ने एक और नया शिगूफा छोड़ा। उसने आरोप लगाया कि रूस अपनी अत्याधुनिक मिलिट्री सैटेलाइट से जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों का लाइव डेटा ट्रैक कर रहा है और ये सीक्रेट इंटेलिजेंस सीधे तेहरान यानी ईरान को मुहैया करा रहा है ताकि ईरानी मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर सटीक हमले कर सके। जेलेंस्की का सोचना था कि सनसनीखेज आरोप से वो अमेरिका और रूस के बीच सीधा सैन्य टकराव करवा देंगे, लेकिन जेलेंस्की के इस कायरतापूर्ण और भ्रामक आरोप पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रतिक्रिया दी, उसने जेलेंस्की के मुंह पर एक करारा कूटनीतिक थप्पड़ जड़ दिया। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने जेलेंस्की के इस दावे को सीधे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने साफ कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि रूस ऐसा कुछ कर रहा है और अगर कर भी रहा होगा तो बड़े स्तर पर तो बिल्कुल नहीं। सोचिए दर्शकों, जिस राष्ट्रपति से जेलेंस्की मदद मांगने गया था, उसी राष्ट्रपति ने भरे मीडिया के सामने उसके दावों को झूठा और बेतुका करार देकर उसकी पूरी दुनिया में फजीहत करा दी। हालांकि ट्रंप ने जेलेंस्की के आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन ट्रंप की अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिका का वो अंदरूनी खौफ साफ झलक रहा था जो मॉस्को के प्रति वॉशिंगटन के दिलों में बैठा हुआ है। ट्रंप जानते हैं कि अगर उन्होंने रूस पर इस तरह का कोई बड़ा आरोप लगाया या रूस के साथ सीधे टकराव की कोशिश की तो क्रेमलिन अपनी असीम हाइपरसोनिक और परमाणु क्षमताओं का ऐसा प्रदर्शन करेगा जिससे अमेरिका का वैश्विक वर्चस्व हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ट्रंप का यह कहना है कि मुझे नहीं लगता कि रूस ऐसा कर रहा है। उनकी अपनी बेबसी को छुपाने का एक तरीका है। ट्रंप खुद को एक ग्रेट डील मेकर के रूप में पेश करना चाहते हैं, लेकिन वे अच्छी तरह जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के सामने टेबल पर बैठकर शर्तें तय करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पुतिन किसी कागजी वादे या ट्रंप की मीठी बातों पर भरोसा नहीं करने वाले। रूस केवल और केवल जमीनी हकीकत और अपनी सुरक्षा गारंटियों के आधार पर ही कोई फैसला लेगा। बिल्कुल, इस पूरे युद्ध ने दुनिया के सबसे बड़े और आक्रामक माने जाने वाले सैन्य संगठन नाटो की पोल खोलकर रख दी है। दशकों तक पश्चिम ने पूरी दुनिया को डरा कर रखा था कि नाटो का अनुच्छेद 5 यानी आर्टिकल 5 और उसकी महासैन्य मशीनरी किसी भी देश को पल भर में राख कर सकती है, लेकिन जब उनका मुकाबला एक असली परमाणु और सैन्य महाशक्ति रूस से हुआ तो नाटो का पूरा ढांचा चरमरा गया। नाटो के पास न तो इतनी औद्योगिक क्षमता है कि वह लगातार गोला बारूद बना सके नंदनी, और न ही उनके पास ऐसा मनोबल है कि उनके सैनिक रूस के सामने मैदान में टिक सके। नाटो ने यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई, सैकड़ों हजारों यूक्रेनी युवाओं की बलि चढ़ा दी और जब काम न बना तो अब यूक्रेन को बेसहारा छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है।
नाटो की यह पराजय 21वीं सदी में पश्चिमी सैन्यवाद के अंत का स्पष्ट संकेत है। पश्चिमी रणनीतिकारों का अनुमान था कि रूसी रक्षा उद्योग उच्च तकनीक वाले चिप्स और कल पुर्जे की कमी के कारण बंद हो जाएंगे, लेकिन रूस के रक्षा उद्योग ने दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, आज रूस की मिसाइल फैक्ट्रियां, टैंक निर्माण इकाइयां और ड्रोन असेंबली प्लांट 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। रूस अकेले पूरे नाटो गठबंधन से 4 गुना ज्यादा आर्टिलरी शेल्स का उत्पादन कर रहा है। स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें, किंजर और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें और लेसर सुसाइड ड्रोन्स ने युद्ध के मैदान में ऐसा तांडव मचाया है कि पश्चिमी मिलिट्री एक्सपर्ट्स अपने ही पाठ्यक्रमों को फिर से लिखने पर मजबूर हो गए हैं। रूस ने यह साबित कर दिया है कि एक संप्रभु राष्ट्र जब अपनी रक्षा पर आता है तो उसकी औद्योगिक और तकनीकी क्षमता किसी भी औपनिवेशिक गुट पर भारी पड़ती है। नंदनी, पश्चिमी मीडिया चाहे जितने भी काल्पनिक नक्शे बनाकर दिखा ले, लेकिन सच्चाई यह है कि डोनबास और जापोरिजिया, खेरसोन और क्रीमिया अब हमेशा के लिए रूसी संघ के अविभाज्य अंग बन चुके हैं। इन क्षेत्रों की रक्षा के लिए रूसी सेना ने सुरोविकिन लाइन जैसी एक अभेद्य किलेबंदी तैयार की, जिसे पार करने में नाटो की पूरी ताकत पस्त हो गई। इन नए रूसी प्रदेशों में अब पुनर्निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। नए सड़कें, अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इलाके बनाए जा रहे हैं। वहां के नागरिकों को रूसी नागरिकता, पेंशन और सुरक्षा मिल रही है, क्योंकि फाशीवादी सरकार जो कभी इन इलाकों के लोगों पर अत्याचार करती थी, आज उन्हें हमेशा के लिए खो चुकी है। पुतिन का यह कहना है कि हम अपने लक्ष्य हासिल करेंगे, इसी जमीनी सच्चाई पर आधारित है। वॉशिंगटन में जलील हो रहे ज़ेलेंस्की के पैर अब कीव में भी उखड़ रहे हैं। यूक्रेन के भीतर सेना के जनरलों, विपक्षी नेताओं और आम नागरिकों के बीच ज़ेलेंस्की के तानाशाही रवैये को लेकर भयंकर असंतोष फैल चुका है। चुनाव टालकर कुर्सी पर अवैध रूप से चिपके रहने वाले ज़ेलेंस्की को अब अपने ही देश में अवैध शासक के रूप में देखा जा रहा है। यूक्रेन की सेना के शीर्ष कमान को समझ आ चुका है कि ज़ेलेंस्की उन्हें एक ऐसे युद्ध में झोंक रहे हैं जिसे जीता ही नहीं जा सकता। क्यों में तख्ता पलट की आहटें तेज हो चुकी हैं। जब अमेरिका सहायता की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी तो क्योंकि यह भ्रष्ट और कठपुतली सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी और ज़ेलेंस्की को इतिहास में एक ऐसे मोहरे के रूप में याद किया जाएगा जिसने दूसरे के इशारों पर अपने ही देश को तबाह कर दिया। अमेरिका और यूरोप का सोचना था कि वो पूरी दुनिया को रूस के खिलाफ कर देंगे, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के देशों, जिन्हें सामूहिक रूप से ग्लोबल साउथ कहा जाता है, इन्होंने पश्चिम के इस रूस विरोधी एजेंडे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख देशों ने रूस के साथ अपने संबंधों को और अधिक गहरा किया। ग्लोबल साउथ के देश अच्छी तरह से जानते हैं कि रूस इतिहास से ही उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। ब्रिक्स संगठन का अभूतपूर्व विस्तार और डॉलर मुक्त की लहर ये साबित करती है कि पश्चिम दुनिया का केवल 12% हिस्सा है और वह पूरी दुनिया की तरफ से फैसला नहीं ले सकता। रूस आज बहुध्रुवी विश्व यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड का ध्वजवाहक बनकर उभर चुका है। तो दर्शकों, ये थी मॉस्को के स्टेट ड्यूमा से उठी राष्ट्रपति पुतिन की वो ललकार जिसने वॉशिंगटन और नाटो के हुक्मरानों के पसीने छुड़ा दिए हैं। वॉशिंगटन में भीख मांगता ज़ेलेंस्की और बेबस नजर आते ट्रंप इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं कि पश्चिम की दादागिरी अब अंतिम सांसें गिन रही है। इंडिया डे 24/7 की इस खास शो बैटल ग्राउंड को लेकर के आपका क्या कुछ राय है और पुतिन का यह फैसला आपको कैसे लगता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।